सुरेश की आंख खुली तो उसे फिजा में खुनकी बढ़ती हुई महसूस हुई। वो तकरीबन पिछले 6 घंटे से मुसलसल सो रहा था और मशरिक से तलू होते सूरज की नन्ही नन्ही किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लेकिन गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाला ये कठिन और थका देने वाला सफ़र अभी ख़त्म ना हुआ था। सुरेश ने उठते ही अपने चारों इतराफ का जायजा लिया। दियो हैकल पहाड़ों के दरमियान एक सहमी सी सड़क पर उसकी गाड़ी सुस्त रफ्तार लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। सुरेश ने इन कुदरती मनाजिर की दिलकशी अपनी आंखों में समेटते हुए एक नज़र अपने ड्राइवर लक्ष्मण की जानिब देखा। लक्ष्मण का चेहरा हस्बे मामूल सपाट और नजरें ठीक सड़क पर थी। अरे यार लक्ष्मण, मुझे पता ही न चला कब मुझे नींद आ गई। तुम बताओ कैसे हो और अभी कितना सफ़र बाकी है? सुरेश ने एक नज़र लक्ष्मण की जानिब देखते हुए कहा। बस बाबूजी, 15 से 20 मिनट बाद हम अपनी मंजिल पर होंगे। वैसे यार लक्ष्मण, एक बात तो मानना पड़ेगी कि तुम्हारी हिम्मत है। तुमने सारी रात इस दुश्वार गुजार रास्ते पर जीप दौड़ाई है, जबकि मुझे तो सड़क की दोनों जानिब ये मुंह खोले गहरी खाइयां बहुत ही खौफजदा कर रही हैं। सुरेश की ये बात सुनते ही लक्ष्मण हल्का सा मुस्कुराया। हौसला अफजाई का शुक्रिया बाबूजी। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि मैं इन वीरान और सुनसान रास्ते पर सफ़र करने का आदी हूँ। शायद इसी वजह से अब मेरा खौफ भी मर चुका है। आप यूं समझ लें कि इन पहाड़ों ने मुझे बेटे की तरह पाला है। हमारा गांव भी तकरीबन रूपनगर के आसपास ही है, लेकिन वो इलाका तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ तो आप गाड़ी ले जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सिर्फ खच्चर और घोड़े ही उन नाहमवार और दुश्वार गुजार रास्तों पर आमदोरफ्त का जरिया है। खैर छोड़ें, आप ये बताएं कि आपकी रात कैसे गुजरी? लक्ष्मण ने मौजू बदलते हुए कहा। बस यार, नींद और खौफ की मिली जुली कैफियत में न जाने मैं कब सो गया। इस बात का अंदाज़ा शायद तुम्हें मुझसे बेहतर होगा। फिर इससे कबल के लक्ष्मण कुछ मजीद बोलता, तब तक हमारी जीप ने एक दियोकामत पहाड़ के गिर्द चक्कर लगाते हुए दाएं जानब मोड़ काटा। कुछ ही फासले पर सुरेश को एक स्याह पत्थरों से बनी हुई इमारत नजर आने लगी, जिसने उसे अपने शहर में जकड़ दिया था। ये कौन सी इमारत है? उसने हैरत अंगेज नजरों से लक्ष्मण की जानिब देखते हुए कहा। अरे बाबूजी, यही तो हमारी मंजिल है। लक्ष्मण ने एक निहायत ही मुख्तसर सा जवाब दिया। दूर से देखने पर यह इमारत किसी देव हैकल जिन की तरह ठीक पहाड़ की ढलान के ऊपर बनी हुई थी। जैसे जैसे सुरेश और लक्ष्मण उस इमारत के करीब पहुंच रहे थे, सुरेश की वहशत में इजाफा हो रहा था। अचानक ही लक्ष्मण की आवाज़ सुरेश के कानों से टकराई। बस बाबूजी, मेरी जीप अब इससे आगे नहीं जा सकती। लक्ष्मण की आवाज़ ने उसे ख्यालों की दुनिया से अचानक ही बाहर निकाल लिया। बाबूजी, हवेली और सड़क के दरमियान खाई पर मौलिक ये पुल काफ़ी कमज़ोर है। शायद ये जीप का बोझ नहीं उठा पाएगी, इसलिए हमें पैदल ही मेन गेट तक जाना होगा। लक्ष्मण ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए सुरेश को मुखातिब किया। ठीक है सुरेश, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से अकेला ही चला जाऊँगा। सुरेश ने गाड़ी से निकलते ही फौरन अपना बैग कंधे पर डाला और लकड़ी के बने हुए उस छोटे से पुल पर पैदल ही आगे की जानिब बढ़ने लगा। जहाँ पर यह पुल ख़त्म होता था, ठीक उसके आखिरी सिरे पर उस हवेली का मेन गेट था। पुल पार करते ही उसने धड़कते दिल के साथ हवेली के मेन दरवाजे पर दस्तक दी और खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखने लगा। अचानक ही सुरेश के कानों में किसी चीज़ के गुर्राने की आवाज़ आई। उसने पलटकर जो ही देखा तो उसे वहाँ एक काली बिल्ली दीवार के ऊपर बैठी हुई अपनी तरफ घूरती हुई नजर आई। ये देखकर सुरेश 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन अचानक ही उस काली बिल्ली ने सुरेश पर एक छलांग लगा दी। हमला इतना अचानक था कि सुरेश कुछ सोचे समझे बगैर ही हवास बाख्ता होकर रह गया। वो डरकर जैसे ही तेजी से वापस पलटा तो उसका पाँव एक पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली। शायद उसके सर में एक नोकीला पत्थर चुभ गया था। फिर अचानक दूसरे लम्हे ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुरेश एक राजपूत हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके माली हालात कुछ ठीक ना थे। चंद दिन पहले ही उसने अखबार में एक इश्तिहार देखा, जिसमें पुरकशिश तनख्वाह के साथ दीगर मराहत भी शामिल थी। ये शायद एक हाउसकीपर की जॉब थी, जो कि एक 5 स्टार होटल के मालिक ने अखबार में शाया करवाई थी। सुरेश ने वो इश्तिहार देखते ही फौरन अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया।
और उसी एड्रेस पर अपनी दरखास्त अरसाल कर दी। किस्मत की देवी शायद सुरेश पर मेहरबान थी। चंद ही रोज बाद सुरेश को शहर के मशहूर 5 स्टार होटल से एक कॉल आई और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ये इंटरव्यू भी शहर के एक मशहूर 5 स्टार होटल में था। जैसे ही सुरेश वहां पहुंचा तो एक उधेड़ उम्र आदमी उसका मुंतजिर था। एक मुख्तसर से इंटरव्यू के बाद सुरेश को सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन उस उधेड़ उम्र आदमी ने एक शर्त भी रखी थी, और वो शर्त ये थी कि सुरेश इस नौकरी का किसी से जिक्र नहीं करेगा, और उसे ये नौकरी यहाँ शहर वाले 5 स्टार होटल में नहीं बल्कि पहाड़ों के दरमियान एक दूर दराज इलाके में मिल रही थी। सुरेश ने चंद लम्हे तो उस उधेड़ उम्र आदमी की बातों को सोचा, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उसे ये शर्त निहायत ही मामूली लगी। चुनाचा उसने फौरन हाँ कर दी, और भला क्यों ना करता, वो तो काफ़ी दिन से नौकरी के पीछे मारा मारा फिर रहा था। उसकी जेब में तो फूटी कौड़ी भी ना थी। बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों से चंद पैसे उधार लेने के बाद वो ये इंटरव्यू देने के काबिल हुआ था। जैसे ही सुरेश ने इस नौकरी के लिए हामी भरी तो उस उधेड़ उम्र आदमी ने फौरन ही अपना ब्रीफ केस खोला और उसमें से एक लिफाफा निकालकर सुरेश की जानिब बढ़ा दिया। इस लिफाफे में कुछ एडवांस और वो तमाम हिदायत हैं जिन पर तुम्हें अमल करना होगा, लेकिन याद रहे गद्दारी की सज़ा मौत हुआ करती है। तुम जहां भी जाओगे हमारी नज़रों के सामने रहोगे। इस वार्निंग का मकसद तुम्हें खौफजदा करना नहीं। उम्मीद करता हूं तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये कहकर वो उधेड़ उम्र आदमी अपनी जगह से उठा और होटल से बाहर निकल गया। अगले ही लम्हे सुरेश के हाथों ने बहुत ही बड़े बड़े नोटों की गर्मी महसूस की। वो खुशी से फूला न समा रहा था। उसने जल्दी से वो पैसे वापस लिफाफे में डाले और अपने घर की जानिब रवाना हो गया। अपने घर आते ही उसने दोबारा वो लिफाफा खोला और वो पैसे बाहर निकाल लिए। उन पैसों के साथ ही एक लिफाफा और भी था जिस पर एक हिदायतनामा लिखा हुआ था। तुम्हें ठीक 3 रोज बाद राजकोट पहुंचना है, जहां पर तुम्हें एक लक्ष्मण नामी ड्राइवर मिलेगा। बस वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले आएगा। उसे रूपनगर में राजा राम सिंह तक पहुंचना था, लेकिन दौरान सफ़र उसे लक्ष्मण से किसी किस्म के सवाल की इजाज़त हरगिज़ न थी। ये सब कुछ उस कागज़ पर तहरीर था, लेकिन सुरेश तो इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान था। वो अपने हालात बदलने और सुनहरी ख्वाबों की तकमील के लिए कुछ भी करने को तैयार था। चुनाचा उसने रूपनगर जाने का हतमी फैसला कर लिया और तीसरे रोज़ एक ट्रेन पकड़कर सीधा राजकोट जा पहुंचा। यही उसकी ज़िंदगी का एक अछूता सफ़र था, लेकिन अब वो उस रूपनगर के देवहैकल पहाड़ों में बेहोश पड़ा हुआ था। पत्थर से टकराने के बायस उसके सर पर एक शदीद चोट लगी थी और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। न जाने किस वक्त उसे होश आया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक खूबसूरत से कमरे में गदास बिस्तर पर मौजूद पाया। वो कुछ देर तो उसी हालत में छत को टिकटिकी बांधे देखता रहा और ये सोचता रहा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारा मंजर उसकी नज़रों के सामने घूमने लगा। उसने जैसे ही बेड पर दाईं जानिब करवट ली तो उसे अपने सामने चंद ज़ईफ़ुल उम्र अफराद उसकी तरफ घूरते हुए नजर आए। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वरना हम तो बहुत परेशान हो गए थे। उस शख्स ने इत्मीनान की एक सांस लेते हुए कहा। ओ, अब बेफिक्र रहे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुरेश ने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन अचानक ही उसके सर में दर्द की एक टीस सी उठी और वो कराह कर रह गया। बेटा उठो नहीं, तुम सुकून से लेटे रहो। मैं राजा राम सिंह हूँ और ये मेरा खास आदमी जितेंद्र है। मैंने ही यहाँ तुम्हें बुलवाया था। राजा ने फौरन ही अपना और अपने साथ खड़े हुए उस शख्स का तारुफ कराया। सुरेश ने फौरन ही मौदबाना नज़रों से राजा राम सिंह का शुक्रिया अदा किया। मुझे अफसोस है कि मेरे आते ही आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। दरअसल वो दरवाजे पर अचानक एक काली बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैं जैसे ही हड़बड़ाकर पीछे हटा तो मेरा पांव फिसला और एक पत्थर से जा टकराया। सुरेश की ये बात सुनकर राजा राम सिंह थोड़ी देर के लिए मुस्कुराए। कोई बात नहीं बेटा, शुक्र है कि तुम्हारे सर पर कोई गहरी चोट नहीं आई। वैसे भी वो हमारी पालतू बिल्ली है, वो किसी को ऐसे ही तंग नहीं करती, लेकिन न जाने क्यों मुझे हैरत हो गई है कि उसने तुम पर हमला किया। राजा ने शफकत भरे लहजे में सुरेश की जानिब देखते हुए कहा। अच्छा सुरेश, अब तुम आराम करो,
मैं आज थोड़ा मसरूफ हूँ। कल नाश्ते की मेज पर हमारी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो शर्माना मत। जितेंद्र को बता देना, ये हर वक्त तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद रहेगा। ये कहकर राजा राम सिंह कुर्सी से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। वो सारा दिन सुरेश साहब ने सोकर गुजारा। सफर की थकान उतरी तो वो बिल्कुल हशाश बशाश हो गया। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर इसकी मुलाकात दोबारा राजा राम सिंह से हुई। उन्होंने वही शफकत का मुजाहरा किया, मगर ये साफ महसूस हो रहा था कि उनकी आंखों में एक गहरा इज़्तिराब था। क्या आप इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहते हैं? सुरेश ने चाय का घूंट अपने हलक से नीचे उतारते हुए कहा। हाँ सुरेश, बस यूं ही समझ लो, राजा साहब ने एक मुख्तसर सा जवाब दिया। और जनाब, आपकी बीवी बच्चे? ये बात सुनकर राजा राम सिंह मुस्कुराने लगा। ओ यार सुरेश, मैंने शादी नहीं की। कमाल है राजा साहब, इतनी बड़ी जायदादें और वसाइल होने के बाद भी आपने अभी तक शादी नहीं की। सुरेश ने हैरत भरी नजरों से राजा राम सिंह को मुखातिब किया। दौलत ही हर मसले का हल नहीं होती मेरे बच्चे। बाज दुख इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। राजा राम सिंह की बातों से यही लग रहा था कि वो एक निहायत मुहज़्ज़ब इंसान थे, लेकिन उनकी अक्सर बातें सुरेश की समझ से बालातर थीं। नाश्ते से फारिग होते ही वो दोनों हवेली के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए इमारत के अकब में एक वसीओ अरीज बगीचे में आ गए। और राजा राम सिंह काफी देर तक सुरेश को अपने आबाओ अजदाद की कहानियां सुनाते रहे, लेकिन सुरेश को अभी तक ये मालूम न हुआ था कि उसे काम क्या करना है। उसको दिया जाने वाला ये प्रोटोकॉल एक हाउसकीपर का तो नहीं हो सकता। अब उसे अपने दिल ही दिल में थोड़ा बहुत शक गुजरने लगा था। राजा साहब उसे किसी वीवीआईपी गेस्ट की तरह अच्छी तरह से कंपनी दे रहे थे। खैर, अगले ही रोज काम का बाकायदा आगाज हो गया। राजा साहब ने उसे अपनी हवेली के अकबी हिस्से में स्कूल के लिए बनने वाली एक इमारत दिखाई, ताकि इलाके के बच्चे स्कूल जा सके। उस वक्त इमारत की तामीर के लिए बुनियादों की खुदाई का काम हो रहा था। जहां राजा साहब की ये महलनुमा हवेली मौजूद थी, वहीं इस इमारत के अकबी हिस्से में एक पुरानी हवेली का खंडर भी मौजूद था, जिसे शायद मुद्दतों पहले राजा साहब ने बंद कर दिया था। अगले रोज पूरा दिन स्कूल की इमारत का काम करवाने के बाद सुरेश चहलकदमी करता हुआ उस खंडर की जानिब जा निकला। वो उस कदीम इमारत के बचे कुछ आसार और इमारत की असल बनावट का अंदाजा लगा रहा था। वो ये देख रहा था कि राजा साहब का ये पुराना हवेली नुमा खंडर कितना ही पुरशकोह और शानो शौकत वाला रहा होगा। उसे दिल ही दिल में राजा राम सिंह की दौलत पर रश्क आ रहा था। वो भी इन्हीं ख्यालों में था कि अचानक एक नस्वानी आवाज उसके कानों से टकराई। शायद ये आवाज किसी नौजवान लड़की की थी, जो वहां सुरेश की मौजूदगी से बेनियाज होकर गुनगुना रही थी। उसकी आवाज इस कदर मीठी और शीरीं थी कि सुरेश बेख्तियार उसकी जानिब खींचता चला गया। सुरेश ने कुछ देर के लिए उस आवाज की सिमत पर अपने कान टिका दिए और आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज की जानिब बढ़ने लगा। वो उस खंडर की खस्ता हाल राहदारी में से गुजरता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर बाद वो एक ऐसे रोशनदान के सामने मौजूद था, जो वहां मौजूद तय खाने में हवा की आमदोरफ्त के लिए बनाया गया था। उसे अब अंदाजा हो चुका था कि वो आवाज इसी तय खाने से आ रही थी। उसने करीब पहुंचकर रोशनदार के अंदर झांका तो उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि तय खाने में एक नौजवान लड़की फर्श पर बैठी हुई गुनगुना रही थी। सुरेश उसे देखते ही उलझन का शिकार हो गया, क्योंकि उसकी मालूमात के मुताबिक पूरी हवेली में औरत नाम की कोई मखलूक मौजूद ना थी। सुरेश अभी इसी शशोपंज में था कि अचानक उस लड़की ने सुरेश को देख लिया। उसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली। कैसे हो सुरेश? वो मुस्कुराकर सुरेश की जानिब मुखातिब हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई मुद्दतों से सुरेश को जानती हो, मगर दूसरी जानिब सुरेश एकदम भौचक्का सा रह गया। एक अजनबी लड़की की जुबान से अपना नाम सुनते ही वो सटपटा कर रह गया था। बाहर क्यों खड़े हो सुरेश? अंदर आ जाओ। तुम्हारे पास ही चंद कदम के फासले पर एक छोटा सा कमरा है, जिसमें सीढ़ियां तय खाने में आती हैं। बस उस रास्ते से होते हुए जल्दी से मेरे पास आ जाओ। सुरेश एक लम्हे को तो खौफजदा हुआ, लेकिन उस लड़की का हसीन चेहरा देखते ही अगले ही लम्हे
उसका सारा खौफ उड़ गया। वो हैरत के मारे अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। उस महजबी ने अपना सारा जिस्म एक सियाह चादर से लपेट रखा था, लेकिन चेहरा खुला हुआ था। लेकिन अगले ही लम्हे लड़की के पाँव में बंधी हुई मजबूत जंजीर को देखकर सुरेश को हैरत का एक झटका सा लगा। इस जंजीर का दूसरा सिरा दीवार के साथ नस्ब एक कुंडे से बंधा हुआ था। सुरेश के जहन में अब तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। तो क्या इस लड़की को यहाँ कैदी बनाकर रखा गया है? वो भी इस बात पर गौर ही कर रहा था कि लड़की की आवाज दोबारा उसे सुनाई दी। तुम यकीनन राजा राम सिंह की हवेली में नए आए हो? हाँ, हाँ, मैं यहाँ नया हूँ, सुरेश ने घबराते हुए जवाब दिया। लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? मेरा नाम रूपा है और तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। सुरेश अब तय खाने में उस लड़की के बिल्कुल आमने सामने खड़ा हुआ था। घबराओ नहीं सुरेश, मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहूंगी। अभी उस लड़की ने इतना ही कहा था कि अचानक तय खाने के बाद एक हल्की सी आहट हुई और वो चौंक उठी। मेरा ख्याल है तुम्हारा इस वक्त यहाँ मौजूद होना खतरे से खाली नहीं। तुम लौट जाओ। अगर मुझसे दोबारा मिलना चाहो तो आधी रात के बाद आना, लेकिन याद रहे मुझसे मुलाकात का जिक्र किसी से भी ना करना, वरना बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। बस अभी तुम यहाँ से चले जाओ। सुरेश उसकी बात समझते हुए दोबारा आने का वादा करके तेजी से वहां से निकल गया। रूपा से मुलाकात के बाद सुरेश को इतना अंदाजा तो हो चुका था कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है। आखिर ये लड़की कौन है और किस जुर्म की पादाश में ये सजा काट रही है? अब वो अपने कमरे में वापस आ चुका था, लेकिन उसके जहन में चुभते हुए सवालात उसे कहीं भी चैन न लेने दे रहे थे। रात के खाने के बाद सुरेश चुपके से अपने कमरे से बाहर निकला और दबे पैरों चलता हुआ हवेली की मरकजी इमारत से बाहर आ गया। उस वक्त मौसम अबर आलूद हो रहा था और तकरीबन हवेली के सारे मुलाजमीन भी अब सो चुके थे। वो मुतमईन अंदाज से चलता हुआ उस खंडर की जाने बढ़ रहा था। खंडर पहुंचते ही वो तय खाने की सीढ़ियां उतरता हुआ रूपा के पास जा पहुंचा। उसे देखते ही रूपा मुस्कुराई। मैं कब से तुम्हारी मुंतजिर हूं, बहुत देर कर दी तुमने। सुरेश को रूपा की आंखों में एक बेताबी सी नजर आई। अगले ही लम्हे सुरेश को ऐसा लगा जैसे रूपा की नजरों ने उसे मुकम्मल तौर पर अपने वश में कर लिया हो। वो किसी रोबोट की तरह चलता हुआ रूपा के सामने जा खड़ा हुआ। अरे खड़े क्यों हो, आओ मेरे करीब बैठो। उसकी ये बात सुनते ही सुरेश फौरन से जमीन पर बैठ गया। चिराग की मध्यम मध्यम रोशनी में रूपा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने एक सुर्ख रंग की साड़ी पहन रखी थी और सुरेश उसे देखने में महव था। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि इस वीराने में उसे एक इतनी हसीन लड़की मिल जाएगी। सुरेश उसके शहर में डूब चुका था। मुझे यकीन था सुरेश, तुम यहाँ जरूर आओगे। मैं तुमसे मिलने को बेताब थी। रूपा की ये बात सुनते ही सुरेश भी बोल उठा। रूपा, सच पूछो तो मैं भी तुमसे मिलने को बेताब था। सुरेश की ये बात सुनकर रूपा के होंठों पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट फैल गई। सुरेश को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कायनात का सारा हुस्न उसके चेहरे पर सिमट आया हो। वो दोनों काफी देर तक बैठे रहे और बातें करते रहे। इसी दौरान रूपा ने उसे बताया कि राजा राम सिंह उसका सगा चचा है और निहायत ही जालिम आदमी है, जबकि रूपनगर की ये हवेली मेरे पिता की मिल्कियत थी, जिस पर राजा राम सिंह ने उनके मरते ही कब्जा जमा लिया था। जब मैंने अपने हक की आवाज बुलंद की तो राजा राम सिंह ने मुझे इस तय खाने में बंद कर दिया। सुरेश को अब रूपा की कहानी सुनकर दिल ही दिल में बहुत दुख सा महसूस हो रहा था। लेकिन अचानक ही सुरेश का जहन रूपा के शहर से एक लम्हे को बाहर निकला। लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? सुरेश ने उसकी बात सुनकर पूछा। उस हवेली में मेरे चंद वफादार मुलाजिम भी हैं जो मुझे वहां होने वाली हर बात की इतला देते रहते हैं। मुझे यकीन है कि राजा राम सिंह ने तुम्हें किसी खास मकसद के लिए बुलाया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताए देती हूँ, जैसे ही उसका मतलब पूरा होगा तो वो तुम्हें भी पहले की तरह बुलाए गए मुलाजमीन की तरह कत्ल कर देगा। रूपा ने यह राज यूं बयान किया था जैसे उसके लिए मामूल की बात हो, लेकिन उसकी खबर ने सुरेश की रगों में एक सनसनी सी दौड़ा दी थी। उसका दिल बैठता जा रहा था और उसे अपनी रगों में खून मुंजमद होता हुआ महसूस हो रहा था। एक लम्हे के लिए उसका दिल ये चाहा था कि वो अभी के अभी चुपके से इस हवेली को छोड़कर अपने शहर वापस भाग जाए,
लेकिन रूपा अभी उसे अपने खानदान के बारे में बताना चाह रही थी। रूपा ने जैसे ही सुरेश के तेवर बदलते देखे तो उसने दोबारा से सुरेश को अपने वश में कर लिया और अपनी मासूम निगाहों से उस पर डोरे डालने लगी। जब से तुम मुझे मिले हो तो मुझे एहसास हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये तमाम तन्हाई दूर हो जाएगी। रूपा की ये बात सुनकर सुरेश खुशी से झूम उठा था। उसे अपनी खुशकिस्मती पर जरा भी यकीन ना आ रहा था। पहली ही मुलाकात में वो दोनों एक दूसरे से काफी हद तक पुरतकल्लुफ हो गए थे। इस दौरान सुरेश ने भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता डाला था। वो दोनों बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। रात तकरीबन निस्फ गुजर चुकी थी। मेरा ख्याल है कि मुझे अब वापस जाना चाहिए, सुरेश ने रूपा की गहरी नजरों में देखते हुए कहा। मेरा दिल तो नहीं मान रहा कि तुम्हें जाने दूं। वादा करो कि फिर तुम जरूर आओगे। हाँ हाँ रूपा, मैं वादा करता हूँ, कल मैं जरूर आऊंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, हमारी इस मुलाकात को राजा से हर सूरत खुफिया रखना है। ये ना हो उसे हमारी मुलाकात का पता लग जाए और वो हम दोनों को मार डाले। सुरेश ने उसकी बात को समझते हुए असबात में सर हिला दिया और वहां से उठकर वापिस आ गया। अगले दिन जैसे ही सूरज तलू हुआ तो वो फिर से रूपा से मिलने के लिए बेचैन होने लगा। लेकिन रात अभी बहुत दूर थी। उसका दिल काम में बिल्कुल भी न लग रहा था, लेकिन वो खुद को मसरूफ रखना चाहता था। जैसे तैसे आखिर दिन गुजर ही गया। सुरेश ने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। शाम होते ही राजा राम सिंह किसी दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया। सुरेश दिल ही दिल में ये सोचकर खुश हो रहा था कि अब राजा राम सिंह भी हवेली में मौजूद नहीं। आज तो वो पूरी रात रूपा के साथ गुजारेगा। जैसे ही आधी रात गुजरी तो सुरेश अपने कमरे से निकलकर तहखाने की जानिब बढ़ गया। ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि रूपा ने आज उसका इस्तकबाल निहायत ही पुरतपाक अंदाज में किया था। उसने अपने वफादार मुलाजिम के जरिए अनवाओ अकसाम की चीजें सुरेश के लिए पहले से ही मंगवा रखी थी। वो सारी चीजें सुरेश को अपने हाथों से खिला रही थी। रूपा सुरेश की जिंदगी में आने वाली वो पहली औरत थी जिसे वो खुद भी बहुत पसंद करने लगा था। लेकिन इस सारी मुलाकात के दौरान सुरेश ने एक बात नोट की। जब से सुरेश आया था रूपा बस उसकी ही खिदमत किए जा रही थी, बल्कि खुद कुछ भी नहीं खाया था। रूपा, तुम क्यों नहीं खा रही? वो पूछे बिना ना रह सका। सुरेश, मेरी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं आजकल थोड़ा बहुत दूध पर ही गुजारा कर रही हूँ। सुरेश की बात सुनकर रूपा ने खाने वाले ट्रे में से दूध का गिलास उठा लिया और अपने होठों से लगाकर चुस्कियां भरने लगी। सुरेश को उसके दूध पीने का अंदाज कुछ अजीब सा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दूध का घूंट भरने की बजाय बार बार दूध वाले गिलास में डबो रही थी। खैर, उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। सुरेश, मैं फैसला कर बैठी हूँ कि तुम्हें ही अपनी जिंदगी में वो मकाम देना चाहती हूँ जो आज तक मैंने किसी को न दिया। मैं तुम्हें अपना राजा घोषित करती हूँ। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। प्लीज सुरेश, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। रूपा की ये बात सुनकर सुरेश को एक झटका सा लगा। रूपा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे कि मैंने तुमसे दौलत के लालच में शादी की है। ये कहकर सुरेश थोड़ा उदास हो गया। मैं जानती हूँ सुरेश, तुम एक खुददार आदमी हो, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम्हारी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें दौलत के हसूल का एक ऐसा तरीका बताती हूँ इससे तुम बहुत जल्द मालदार बन जाओगे और तुम पर किसी का कोई एहसान भी नहीं होगा। लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंच जाए। ऐसा कौन सा तरीका है? खुलकर बताओ रूपा। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सुरेश का इश्तियाक बढ़ गया था। ठीक है, मैं वो तुम्हें तरीका बता देती हूँ, मगर वादा करो ये राज किसी को नहीं बताओगे। हाँ रूपा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। देखो सुरेश, ये काम आसान नहीं, लेकिन अगर किसी तरह तुमने सांप का मन हासिल कर लिया तो दौलत का हसूल तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। मैं समझा नहीं। मन का लफ्ज सुनकर सुरेश ने हैरत से कहा। देखो सुरेश, दुनिया में पाए जाने वाले सांपों में से एक खास किस्म का अजगर भी होता है। जब कोई अजगर 300 साल का हो जाए तो वो खुद को अमर करने के लिए मन हासिल कर लेता है, जिसे वो पाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वो उस मन को पूरी दुनिया से छुपा कर रखता है, लेकिन इसके बाद कभी कभी अंधेरी रातों में वो अजगर किसी वीरान मकाम पर जाकर तन्हाई में उस मन को बाहर उगल देता है
और फिर खूब जी भरकर उससे खेलता है। सुरेश अब आहिस्ता आहिस्ता रूपा की सारी बात समझने लगा था। बस अगर तुमने वो मन हासिल कर लिया तो तुम इस दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन जाओगे। रूपा की नशीली आंखों ने सुरेश को मुकम्मल तौर पर अपने शहर में जकड़ लिया था। यहाँ से 3 मील दूर मशरिक की जानिब एक दरिया बहता है, जिसके किनारे किनारे कच्ची सड़क रोशन नगर को जाती है। मन के हसूल के लिए तुम्हें उसी सड़क पर चलते हुए गांव के एक स्कूल तक जाना होगा। फिर स्कूल की दीवार के साथ मुड़ने वाली दूसरी सड़क पर पहुंचकर तकरीबन 4 फर्लांग के फासले पर तुम्हें बरगद का एक बहुत ही पुराना पेड़ दिखाई देगा, जिसके इर्द गिर्द एक चटियल सा मैदान है। बस यही वो जगह है जहां अंधेरी रातों में अजगर सबसे छुपकर अपने मन के साथ खेलने के लिए आता है। सुरेश रूपा की सारी बात समझ चुका था। ठीक है रूपा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हर सूरत मन को हासिल करके रहूंगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर मन से खेलते अजगर ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा ना छोड़ेगा। रूपा तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे लिए हर खतरा लेने के लिए तैयार हूँ। बस फिर देर ना करो, आज ही वो रात है जब वो अजगर मन को अपने मुंह से बाहर निकालेगा। बस फिर हम शादी कर लेंगे। तुम जल्दी से जाओ और उस मन को ले आओ। जैसे ही मन हमारे हाथ लगेगा तो हम शादी कर लेंगे। रूपा ने एक मदहोश लहजे में सुरेश की जानिब देखते हुए कहा। रूपा की ये बात सुनकर सुरेश फौरन ही तय खाने से बाहर निकल गया। रोशन नगर का इलाका सुरेश के लिए बिल्कुल अजनबी था, लेकिन रूपा के हुस्न ने उस पर ऐसा जादू किया था कि उसने सोचे समझे बिना वहां जाने की हामी भर ली थी। दरिया पर पहुंचकर सुरेश ने एक राहगीर से स्कूल का रास्ता दरियाफ्त किया और फिर उस कच्ची सड़क पर हो लिया जो बरगद के उस बूढ़े पेड़ तक जाती थी। मंजिल के करीब पहुंचकर उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ अंगड़ाई लेने लगा, लेकिन रूपा की नशीली आंखों के खुमार ने उसे मदहोश किए रखा। वो सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। ये सड़क और ये सुनसान माहौल इतना खौफजदा कर देने वाला था कि अगर कोई आम इंसान यहाँ आता तो उसका दिल धड़कना भूल जाता। लेकिन सुरेश रूपा के ख्यालों में मस्त होकर आगे बढ़ता हुआ बरगद के पेड़ तक जा पहुंचा था। अचानक ही उसके कानों ने एक तेज सी सरसराहट सुनी। वो फौरन ही डरकर उस पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ ही देर बाद उसने तारीकी के बावजूद कई फीट लंबे एक मोटे ताजे सांप को खेत से निकलकर मैदान में आते देखा। वो सांप सीधा एक मकाम पर आकर रुक गया, जो सुरेश से तकरीबन कोई 2-4 गज के फासले पर बामुश्किल रहा होगा। उस मकाम पर पहुंचने के बाद सांप कुछ देर के लिए यूं साकित हो गया जैसे माहौल में खतरे की बू सूंघ रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे अपना फन बुलंद करना शुरू कर दिया और गर्दन तान कर झूमने लगा। सुरेश दरख्त की ऊंट से ये सारा तमाशा देख रहा था। सांप कुछ देर तक तो मस्ती के आलम में झूमता रहा, फिर अचानक ही उसने अपना मुंह खोला और रोशनी का एक गोला बाहर जमीन पर उगल दिया, जो एक छोटी सी गेंद से मुशाबह था। इस गोले से खारिज होने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि मैदान का वो हिस्सा जहां सांप मौजूद था अच्छा खासा रोशन हो गया। सुरेश हैरत से सांप को गेंद से खेलता हुआ देख रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये वही सांप है जिसकी उसे तलाश थी। अब सुरेश के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी और वो मन के हसूल के लिए अपने पहलू बदलने लगा था। सांप बदस्तूर मस्ती के आलम में झूमता हुआ मन से अपना दिल बहला रहा था, लेकिन सुरेश इधर मौके के इंतजार में था। वो फौरन मौका पाते ही अपनी जगह से हरकत में आया और निहायत तेजी से दबे पांव चलता हुआ सांप के अकब में पहुंच गया। अब उसके हाथ में एक कुदाल था जो वो शुरू से ही अपने साथ लेकर आया था। चुनाचा अगले ही लम्हे उसने वो कुदाल पूरी कुव्वत से सांप के सर पर दे मारा। हमला इतना अचानक और शदीद था कि सांप वही लोटपोट हो गया और एक ही वार में खत्म हो गया। देखते ही देखते सुरेश ने अपनी कुदाल से उस पर 2-3 वार और किए और सांप को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। सांप के सख्त होते ही सुरेश ने करीब पड़ा हुआ मन उठाकर रुमाल में लपेटा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी। सरपट दौड़ते हुए वो कई बार ठोकर खाकर जमीन पर अपने मुंह के बल जा गिरा था, लेकिन उसके जहन पर तो बस रूपा ही रूपा छाई हुई थी। वो काफी देर तक भागता रहा और आखिरकार हवेली जा पहुंचा। जैसे ही वो पुरानी हवेली के खंडर में दाखिल हुआ तो सीधा तहखाने की जानिब बढ़ा। वो जल्द से जल्द
रूपा को यह खुशखबरी सुनाना चाहता था। अगले ही लम्हे वो रूपा के बिल्कुल सामने खड़ा था। सुरेश को देखते ही रूपा खुशी से झूम उठी। वो शिद्दत से उसकी मुंतजिर थी। मुझे यकीन था सुरेश, तुम कामयाब लौटोगे। रूपा सुरेश के हाथ में मन देखकर खुशी से झूम उठी थी। वो तेजी से उसके करीब आई और मन उसके हाथ से झपट लिया। उसका इश्तियाक देखकर सुरेश एक लम्हे को चौंका, लेकिन उसकी खुशी के साथ खुश होने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद सुरेश ने पुरतजस्सुस लहजे में दरियाफ्त किया, रूपा, रूपा, तुम कब तक इससे खेलोगी? बताओ अब इसका क्या करना है? वो यूं चौंकी थी जैसे किसी ने गहरी नींद से उसे जबरदस्ती जगा दिया हो। सुरेश, अब तुम जाकर आराम करो। मैं तुम्हें कल इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊंगी। और ये मन मेरे पास छोड़ जाओ, तुम इसकी हिफाजत ना कर पाओगे। मैं इसे अपने पास महफूज रखूंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। ये कहकर रूपा ने सुरेश को यूं नजरअंदाज कर दिया जैसे वो कमरे में मौजूद ही नहीं था। वो मन हाथ में थामे खुशी से पागल हो रही थी और उसे हवा में उछाल उछाल कर बच्चों की तरह खेल रही थी। सुरेश उसका बदला हुआ ये रूप देखकर एक लम्हे को दंग रह गया था और कुछ देर वहीं खड़ा उसकी तवज्जो का मुंतजिर रहा। लेकिन रूपा ने उस पर कोई तवज्जो ना दी। फिर वो खामोशी से वापस चल पड़ा और सीधा अपने कमरे में आ गया। रूपा ने आज पहली बार उसे नजरअंदाज कर दिया था और ना ही उसे अलविदा करने के लिए वो आगे बढ़ी थी। रूपा के बदले हुए इस रवैये ने सुरेश को काफी हद तक बददिल कर दिया था। वो वापस अपने कमरे की जानिब जाते हुए दिल ही दिल में रूपा को कोस रहा था। फिर अगले ही लम्हे अचानक उसकी जहनी रविश में तब्दीली हुई और कमरे में दाखिल होने की बजाय वो वापस पलट पड़ा। राजा राम सिंह 2 रोज से कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए सुरेश ने आज ही मामले को निपटाने का फैसला कर लिया था। अब उसका रुख दोबारा तहखाने की जानिब था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अजगर का मन मैं अपनी जान पर खेल कर लाया हूं। मगर रूपा ने मन हासिल करते ही कैसे आंखें बदल ली और कितने आराम से कह दिया कि कल बात करूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मन उसके हाथ में आ जाने से उसके दिल में कोई खोट पैदा हो गया हो। वो इसी पहलू पर गौर करते हुए वापस तहखाने की जानिब बढ़ रहा था। जैसे ही वो तहखाने के सामने पहुंचा तो रोशनदान से रूपा के कहकहे सुनाई दे रहे थे। फिर कुछ सोचकर उसने उसी वक्त सीढ़ियां उतरने का इरादा तर्क कर दिया और अंदर की सूरत हाल जानने के लिए रोशनदान की सिमत बढ़ा। उसने करीब पहुंचकर रोशनदान के रास्ते से अंदर की जानिब झांका। रूपा अपने हाथ में मन थामे जमीन पर आलती पालती मारे पागलों की तरह बैठी जोर जोर से हंस रही थी, जैसे वो उस मन से बातें कर रही थी। कितना भोला है मेरा महबूब, मेरे एक इशारे पर मेरे सबसे बुरे दुश्मन को कुचल डाला। राजा राम सिंह ने चालाकी दिखाई थी कि सुरेश को धोखे से यहां बुलाने के बाद नाग देवता की भीड़ चढ़ा देगा, जिससे उसे मजीद शक्तियां हासिल होंगी। क्योंकि राजा राम सिंह ये राज जान गया था कि सुरेश उन लम्हों में पैदा हुआ था जो बलि देने के लिए एक बेहतरीन जरिया होते हैं। उसने सुरेश को इसीलिए ही बुलाया था कि वो उसे नाग देवता की भीड़ चढ़ाना चाहता था। लेकिन मैंने तो सारी सूरत हाल बदल कर रख दी। अब वो मुझे ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकेगा और ना ही मुझे शिकस्त दे सकेगा। अब यहां सिर्फ मेरा राज चलेगा, सिर्फ मेरा। ये कहकर रूपा जोर जोर से कहकहे लगाने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी पैदा होने लगी थी और उसकी जोर जोर से लेने वाली सांसें सुरेश के कानों तक पहुंचने लगी थी। फिर अगले ही लम्हे रूपा ने मन को अपने मुंह में डाल लिया और अब उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन आंखें बदस्तूर बंद थीं। अगले ही लम्हे सुरेश ने तहखाने में जो मंजर देखा वो उसके वहमो गुमान में भी ना था। तहखाने का मंजर अब बिल्कुल बदल गया था। उसके सामने रूपा की जगह फर्श पर एक बड़ी और सियाह सी नागिन कुंडली मारे बैठी थी। ये मंजर देखते ही सुरेश को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। उसी लम्हे सुरेश ने अपने अकब में किसी सांप की तेज फुंकार सुनी। उसने जैसे ही डर कर पीछे मुड़कर देखा तो उसके औसान खता हो गए, क्योंकि उसके सामने वही अजगर फन फैलाए खड़ा था जिससे सुरेश ने वो मन हासिल करने के बाद उसे जिंदा ही वहीं छोड़ दिया था। सुरेश को जरा भी ख्याल ना रहा था कि वो अजगर पूरी तरह से खत्म ना हुआ था, बल्कि कुछ देर के लिए जख्मी हो गया था। लेकिन इससे कबल कि सुरेश संभल कर अपने बचाव की कोई तदबीर करता, अजगर ने उस पर हमला कर दिया था।
उसने अपने जहरीले दांत सुरेश की गर्दन में गड़ा दिए थे। उस 300 साल पुराने अजगर का जहर इतना जहरीला था कि सुरेश को लम्हा भर में जैसे नीम बेहोश कर दिया था। सुरेश अब नीचे जमीन पर गिर चुका था। उसने इस बेहोशी के आलम में अपनी नजरें उस कातिल अजगर की जानिब घुमाई। फिर देखते ही देखते वो अजगर इंसानी रूप लेने लगा। जैसे ही उसका इंसानी रूप मुकम्मल हुआ, सुरेश देखकर हैरान हो गया कि वो कोई अजगर नहीं बल्कि राजा राम सिंह था, जो अपना मन खो देने के बाद इंसानी रूप में कहर आलूद नजरों से सुरेश की जानिब घूरे चले जा रहा था। अगले ही लम्हे राजा राम सिंह ने अपनी दुम सुरेश के गले के गिर्द हायल कर दी और उसे जोर जोर से भींचने लगा। सुरेश को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ, लेकिन भला वो क्या कर सकता था। राजा राम सिंह के जहर ने उसे पहले ही अधमुआ कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता सुरेश की आंखें बंद हो रही थीं। उसे अपनी जान अपने जिस्म से निकलती हुई महसूस हुई, लेकिन फिर अचानक ही ऐसा महसूस हुआ जैसे राजा राम सिंह की पकड़ से सुरेश आजाद हो गया हो। सुरेश ने अपनी बंद होती हुई आंखों से देखा तो उसे वही उधेड़ उम्र आदमी नजर आया जिसने होटल में उसके हाथ में एक लिफाफा थमाया था। उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी और वो राजा राम सिंह का सर कलम कर चुका था। उसने सुरेश को जल्दी से अपने कंधे पर डाला और एक सिमत दौड़ लगा दी। बेटा, फिक्र न करो, मैं आ गया हूं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं कभी भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं अपना बेटा खो चुका हूं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं मरने दूंगा। वो रोता हुआ भागता जा रहा था और सुरेश उसके कंधे पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। शायद उस उधेड़ उम्र आदमी ने अपना बेटा खो दिया था, लेकिन आज उसने दिल में ठान ली थी कि सुरेश को मरने नहीं देगा। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।